Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी जितनी भी तस्वीर ताजा आ रही हैं उसमें इजराइल में भारी तबाही ईरान मचा रहा है। हालांकि इजराइल भी अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान एक के बाद एक कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है और अब जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी टारगेट किया गया है। तो जो बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो खंडहर में तब्दील हो रही हैं। तो ईरान लड़ तो रही है, लेकिन विश्व के परिप्रेक्ष्य से हम बात कर रहे हैं सिवात सर, चाइना, रूस, अभी तक हम ये बात किया करते थे कि क्या अमेरिका डायरेक्ट कूदेगा, लेकिन जब अमेरिका डायरेक्ट कूद गया, और पहले ही रूस और चाइना ये कह चुके हैं कि अगर अमेरिका डायरेक्ट कूदा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तो क्या ये जो बड़ी महाशक्तियां हैं जिसमें भारत भी इंक्लूड है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेंगे? हाँ, देखो सच्चाई क्या है कि मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। इसकी ये लड़ाई ज़्यादातर ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका रहेगी। चीन, जो पहले हम बात करते हैं रूस की, देखो रूस जो है, ये सच्चाई है 30 साल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, मगर आज रूस की कंडीशन ठीक नहीं है। वो यूक्रेन के साथ अकेला लड़ रहा है और यूक्रेन के साथ पूरा नेटो है। और इसी प्रकार से अगर चीन को भी आप देखो, हाँ चीन और ईरान के बहुत अच्छे संबंध हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, मगर चीन भी हथियार, अम्यूनिशन और कुछ आपको सैटेलाइट से सर्वेलेंस वगैरह के अलावा ज़्यादा अंदर नहीं आएगा। नॉर्थ कोरिया जो है वो भी कुछ हथियार दे सकता है, बाकी टर्की जैसे देश नहीं आएंगे, वो नेटो का हिस्सा है। अब बात आती है भारत की क्या पोजीशन होनी चाहिए। देखो भारत के लिए एक बड़ा सेंसिटिव मूवमेंट है। अगर ये लड़ाई ज़्यादा जाती है तो भारत को बड़ा नुकसान है, क्योंकि दोनों देश भारत के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। एक अगर आप देखें, इजराइल जैसे बता रहे हैं बाकी कॉम पैनलिस्ट भी कि हमारे ज़्यादातर हथियार जो हैं, तो थर्ड लार्जेस्ट जो हमारे को सप्लायर है वो इजराइल है। वहाँ से आपके जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ से मिलते हैं, ड्रोन वहाँ से हमने लिए, ड्रोन वहाँ से लिया, तो इसलिए इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। और ऐसे टाइम में जब हमें हथियारों की ज़रूरत थी ऑपरेशन विजय में, तो इजराइल ने हेल्प की। और अब आप आ जाएं कि ईरान पे, ईरान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली चाबार को लेके, क्योंकि चाबार जो है एक पोर्ट, हम उसको अब मैनेज कर रहे हैं। और चाबार एक ऐसा पोर्ट है जिसके ऊपर हमारे कहने से अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए थे, जिसको काटसा बोलते हैं, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। एक चाबार ऐसा है जहां से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है और ये ईस्ट यूरोप और रूस जाता है। इसका 11% कहते हैं कि अगले 50 साल में इसके अंदर ट्रेड जाएगा, शुरू में 3% जाएगा अगर ये ऑपरेटिव होगा। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये लड़ाई फैलती है तो जो आप देखें G20 मीटिंग में इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंदर कौन कौन से पहलू हैं, उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, यूएई भी है, इजराइल भी है, और फिर वो जाएगा इटली और आपका ग्रीक की तरफ। तो ये भी सच्चाई, उसको भी वो भी खटास पे आ गया है, क्योंकि ये लड़ाई के कारण आप देखेंगे सारा का सारा टर्निंग इफेक्ट हुआ है मिडिल ईस्ट में। तो मैं तो ये कहूँगा कि लड़ाई भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके बाद ये सेंट ऑफ हार्मूज अगर बंद हो जाता है तो हमारा 28% ऑयल भी मिडिल ईस्ट से आता है। हमारे 1 करोड़ के करीब जो लोग काम करें गल्फ में, उनका भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेमिटेंस हमारे पास 10 से 15 बिलियन डॉलर आता है। तो ये भी सच्चाई। तो आप ये देखें कि भारत को कोई फायदा नहीं है, लड़ाई बढ़ती है तो हमारे लिए बहुत ही ऐसा है कि हमें एक सेंसिटिव इशू हो गया। अब हम किसका साइड लें? मुझे नहीं लगता हमें किसी का साइड लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भारत कोई रोल प्ले कर सकता मीडिएशन का? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भारत की दोस्ती दोनों से है। और भारत, जैसे बिल्कुल ठीक बोला, भारत के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पुतिन की आंखों में आके डाल के बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। और भारत कहता है डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही आप कोई सोल्यूशन निकालो, बैटल फील्ड में कोई सोल्यूशन निकलता। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है कोई देश तो भारत है, क्योंकि भारत दोनों के साथ दोस्त है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लड़ाई अगर बंद होगी तो भारत के लिए फायदा है। अगर ये लड़ाई चलती है या फैलती है तो भारत को काफी नुकसान। ठीक है, न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसा बहल सर आप कह रहे थे कि एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है भारत इस पूरे के पूरे विवाद को रोकने के लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए। ये तो रही बात भारत की, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिए और यूएन की अगर आप चर्चा कर लीजिए तो एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से सिर्फ जारी कर दिया गया कि भाई ये बहुत डेंजरस हो रहा है, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है बहुत डेंजरस हो रहा है। लेकिन यूएन जिस लिए बना
क्या वो काम कर पा रहा है, क्या वो इन हालातों को देख पा रहा है, रोक पा रहा है, या एक बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बोलूं उसके बारे में? देखिए, गुटेरस की स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। वो कह रहे हैं डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन है। वो ये कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करिए अर्जेंटली। लेकिन उन्होंने अभी तक क्या रोल प्ले किया है रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर, क्या रोल प्ले किया है गाजा के युद्ध के अंदर, क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं? उनकी तो फंडिंग सारी अमेरिका से आती है, और अगर अमेरिका ये फंडिंग रोक देता है, जो मेजॉरिटी फंडिंग है, सारी तो नहीं आती बट अ लार्ज परसेंटेज जो आती है फंडिंग वो अमेरिका से आती है या फिर कुछ यूरोपियन देशों से आती है, तो कहीं मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी रोल है वो कर पाएंगे। वो सिर्फ स्टेटमेंट दे सकते हैं, इससे ऊपर एनफोर्समेंट की अपनी कोई फोर्स नहीं है उनकी। एक चीज आप कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 की, जो प्यूटिन साहब का स्टेटमेंट था, जो उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो ये वर्ल्ड हो सकता है कि चला जाए वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। लेकिन इसमें एक दो चीजें आ जाती हैं। चीन, जिसने लास्ट कुछ सालों से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है गल्फ कंट्रीज के अंदर, अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले वो आए थे और सारे गल्फ कंट्रीज के जो लीडर्स थे सब एक जगह पे गैदर हुए थे चीन की मीटिंग के अंदर, और उन्होंने मध्यस्थता करी थी रिलेशनशिप बेटर करने के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो जो बहुत सालों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे वो वापस एस्टैब्लिश करवाए थे। चीन चाहता था कि उसकी एक इमेज बने पूरे वर्ल्ड के अंदर कि वो अल्टरनेटिव है यूएस का, और उसने बड़ी अच्छी एक अपनी 25 साल की रिलेशनशिप इनके साथ शुरू की है 2021 से ईरान के साथ, और ईरान ही को ही लेके आए 2023 के अंदर वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन इन सब चीजों का कोई मीनिंग नहीं रह जाता जब उन्होंने 11.1 मिलियन बैरल्स पर डे जो ऑयल लेते थे ईरान से, उन्होंने कम करके आज 7,40,000 बैरल पर डे ले रहे हैं, यानी कि वो वाला शिफ्ट कर दिया है कतर और सऊदी अरेबिया की तरफ, क्योंकि उनको लग रहा था कि ईरान इस वॉर के अंदर लास्ट ईयर से चला जा रहा है, तो लास्ट ईयर से लेके इस ईयर और खासकर इस ईयर के अंदर उन्होंने ईरान से ऑयल लेना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। दूसरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, उनकी जो इमेज थी ऑल्टरनेटिव की, अब वो कुछ भी नहीं करता। अभी तक तो म्यूटेड स्टेटमेंट्स आए हैं उनकी तरफ से कोई मेजर स्टेटमेंट या कोई मेजर कंडेमनेशन भी नहीं आया अमेरिका के लिए अभी तक। आएगा जरूर, आया नहीं अभी तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या वो अपनी फौजों को भेजेंगे? नहीं होगा। बोथ रशिया एंड चाइना सिर्फ सैटेलाइट इंटेलिजेंस में मदद कर सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने ड्रोन्स दिए थे रशिया को, शाहिद 136, और साथ में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी उनकी एस्टैब्लिश करवाई थी, मदद करी थी उनकी रशिया के अंदर जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो उनका भी कोई ड्यूटी बनती है, तो वो जरूर करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट में, एयर डिफेंस सिस्टम्स में और इंटेलिजेंस में वो करेंगे, सैटेलाइट इंटेलिजेंस में खासकर। लेकिन इससे ऊपर वो अपनी फौजें नहीं भेजेंगे या फिर कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं लेंगे जहां पे अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा सके, फिजिकल दबाव बनाया जा सके कि इस युद्ध को रोको। ठीक है, यानी टोटल ये निर्भर इस बात पर करेगा कुलकर्णी सर कि दुनिया कैसे बिहेव करेगी, या दुनिया में कितना बवाल इस युद्ध की वजह से आएगा, कि ईरान अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है अमेरिका पर। देखिए, ईरान अभी कैच 22 सिचुएशन में है, हार की तादाद पर है, पर हार मानने को तैयार नहीं है। तो ईगो है, और ईगो इतना बड़ा है कि उन्होंने ठान ली थी कि वो इजराइल का नामो निशान मिटाएगा। अब नामो निशान तो क्या मिटाएगा, खुद संकट में फंस गया है, और ऐसे संकट में जब उसके साथ विश्व में कोई भी खड़ा नहीं है, चीन भी खड़ा नहीं है, चीन ने उसका पूरा फायदा उठाया, रूस को उसने सपोर्ट किया, पर सब कोई सहानुभूति जरूर दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पर मदद पे कोई नहीं आ रहा। इसलिए मुझे लगता है आज की तारीख में ईरान के ही भले में है कि वो कुछ ना कुछ हो सकता है। ये नहीं कहूँगा मैं कि आज ही सरेंडर कर दे, पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है वो जो रास्ता है ईरान का, वो धीरे धीरे वही करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता है। मिसाइल्स की भी उसकी अब लिमिटेशंस हैं, और प्लस उसके ड्रोन्स की लिमिटेशंस हैं, इजराइल की भी लिमिटेशंस हैं। इजराइल को भी उसका असर अब लगने लगा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो भी मिसाइल ईरान से फायर होगी और जो जहाँ पर अगर गिरेगी तो इजराइल का नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल सिर्फ 420 किलोमीटर लंबा देश, 135 किलोमीटर चौड़ा देश, कितना कहाँ क्या खाए, कुछ ना कुछ। और ईरान बहुत बड़ा, जितने आप लोग ग्राफिक्स दिखाते हैं आप समझ सकते हैं कि इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है आज टेल अवीव में, जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है हाइफा पोर्ट में, टेल अवीव सेंट्रल में, और तो मुझे लगता है ये नुकसान इजराइल ने आज तक नहीं देखा होगा जितना नुकसान हुआ है। वही नुकसान तेहरान, एक बहुत पुराना
अब सभ्यता और ख़त्म। मुझे लगता है कि विश्व में अब तबाही अगर रुकवानी है तो ईरान ही रुकवा सकता है, थोड़ा संयम बरत करके, ये सोच करके कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। अब अगर नुकसान उन्होंने ये सोच करके करना है कि हमने यहूदियों को हटाना ही है, यहूदी हटाए जा नहीं सकते हैं, उनके साथ एक अमेरिका खड़ा है। अमेरिका यकीनन किसी को खासकर ईरान के बर्बादी देखेगा पर इजराइल के बर्बादी नहीं देख सकता है। ठीक है, यानी अभी ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है ये एक्सेलरेट होगी या डी एक्सेलरेट होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल ईरान जबरदस्त बदला ले रहा है, इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, तो इजराइल भी हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका के एक अटैक के बाद क्या ये अटैक और बढ़ेंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सिवाद सर, बहल सर, कुलकर्णी सर और दत्ता सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का।